हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी, वैसे ही इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी जो बुक है आपकी पूरा नाम जो है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? मैं तकरीबन आपको 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक्चुअली क्या ये वीडियो मैंने सुबह ही रिकॉर्ड कर दी थी, बट दिक्कत ये हुई कि पूरी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद पूरा 1-1.5 घंटा जो मेरा वेस्ट हुआ लिखने के बाद, वो पता चला कि साउंड इफेक्ट पीछे से पूरा गायब है। यानी वीडियो तो है बट साउंड नहीं है, शायद इसमें माइक की प्रॉब्लम हो गई है। और मैं अभी दोबारा तिबारा इसको क्या है बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ, ताकि अगर एक बार भी ये आवाज आ जाती है तो ये वीडियो मैं आपके लिए फटाफट आज ही दे दूंगा, क्योंकि शायद आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं, अगर इस बार चल जाता माइक तो हम इसे खत्म करते हैं। ठीक है ना? चलो, तीसरी बार है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 15 क्वेश्चन है खाली, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए। नंबर 1 जो क्वेश्चन आपका है वो है श्रम पूर्ति, जिसको श्रम पूर्ति या श्रम आपूर्ति भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी लेबर सप्लाई की बात कर रहा है। ठीक है, श्रम बल से कैसे भिन्न है, यानी श्रम पूर्ति श्रम बल से कैसे भिन्न है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और श्रम बल तथा कार्य बल में भी अंतर बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का ये। ठीक है ना? तो उसमें बोला श्रम पूर्ति श्रम बल से कैसे भिन्न है और श्रम बल तथा कार्य बल में भी अंतर बताइए। नंबर 2, ये जो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे याद रखना। ठीक है ना? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार है, टिप्पणी कीजिए। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गांव में जो महिलाएं होती है वो कम दर पे भी काम करने को तैयार हो जाती है, कम मजदूरी दर पे भी काम करने को तैयार हो जाती है, ऐसा क्यों, बताइए। नंबर 3, भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या है और छिपी हुई तथा मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। किसमें बताइए? छिपी हुई तथा मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। अगर इन केस इस बार भी इसमें आवाज नहीं रिकॉर्ड होती है तो जो लाइनें जो ये टिक लग चुके हैं मैं ऐसे रहने दूंगा और वीडियो को फिर दोबारा क्या बनाऊंगा और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट किसी भी कीमत पर आज आपको वीडियो देनी ही पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्यों होते हैं? ठीक है ना? यहाँ पे वर्ड क्या है? नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, मतलब रेगुलर सैलरीड जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शहरों में देखने को मतलब ज्यादा मिलते हैं गांव से। ऐसा क्योंकि गांव में क्या कोई भी नियमित रोजगार नहीं है ढंग से उपलब्ध, इसके कारण दिक्कत आती है। मतलब ज्यादातर जो है वो अनियमित रोजगार उपलब्ध होते हैं गांव में। ठीक है ना? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक क्यों है? तो शहरों में इसलिए ज्यादा है क्योंकि शहरों में क्या है, बहुत सारी नियमित संस्थाएं हैं, नियमित कंपनीज है, मतलब जो रेगुलर बेसिस पे लोगों को रखती है अपने पास। क्लियर? आगे आधारिक संरचना, फिर एक ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। तो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए, एक ये हो गया। तो 3 इस पहले 5 में से 3 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ने बेटा पांचों के पांचों, क्योंकि टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन कुल देने वाला हूं। क्लियर है? आधारिक संरचना शब्द की व्याख्या कीजिए कि आधारिक संरचना होता क्या है और आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना के बीच आप कैसे अंतर करोगे, ये बता दो कि आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना क्या होती है। याद रखना, उदाहरण के साथ आपको ये पढ़ना है और आपको पहचान भी होनी चाहिए कि आर्थिक के अंदर क्या आता है, सामाजिक के अंदर क्या आता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? तो पहले 5 क्वेश्चन आपके ये हो जाते हैं। फटाफट से मैं इसको मिटाने वाला हूं और एक बार साउंड भी चेक कर लेता हूं साथ साथ में। ठीक है ना? आपको याद रखना ये पढ़ना है। देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि आपको जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें तो पूरी कॉपी पे ध्यान देना चाहिए। कि अगर आपको कॉपी बताए ना तो यार इंपॉर्टेंट का क्या करना है। मैं मानता हूं कि मैंने जैसे कई बार क्या है ऑफलाइन बैचेस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, कई बार तो 11 बताए तो 10 फंस जाते हैं, कई बार पूरे फंस जाते हैं। तो देखो, अब मैं ये नहीं कहता कि सारे फंसे, चाहे एक भी ना फंसे कोई दिक्कत नहीं, बट हमने कॉपी पढ़ी है ना तो हम कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ये अपने अंदर क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ा हुआ है कि चाहे इंपॉर्टेंट में से एक भी ना आए ना तो भी मैं क्या है क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा। ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के याद रखना। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, कॉपी जरूर पढ़े, कॉपी पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? तो अगर इनमें से क्वेश्चन आते तो बल्ले बल्ले हैं सारे। ठीक है? और अगर मान लो इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कॉपी जिंदाबाद है। ठीक है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। फटाफट से अब आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो कंफर्म हो चुका है कि माइक खराब है। मैंने अभी वीडियो पॉज करके देखा और आगे बढ़ने से पहले चेक किया तो पता चला माइक खराब है। जो आपके पास साउंड आ रही है वो डायरेक्ट साउंड आ रही है, हो सकता है वो आपको क्लियर थोड़ी बहुत ना भी हो, तो प्लीज थोड़ा सा साथ देना इस वीडियो में। ठीक है ना? माइक का जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करेंगे। दूसरा, अगर ये कोई फंक्शन ना, क्या पता कोई फंक्शन के कारण भी हो रहा हो, क्या पता, बट वो देखना पड़ेगा। तो पहली बार मैं चेक करूंगा। अभी आपको मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो में शायद साफ साउंड आ रही होगी। ठीक है ना? मैंने पहले वाली वीडियो चेक करी तो ऑडिबल थी, मतलब सुनने लायक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो, हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली
की मुख्य कमियां क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारी का मतलब यहाँ पे भारत हो जाएगा सीधा, ठीक है ना। तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की मुख्य कमियां क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। हम स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी जो जो हम स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो कार्यक्रम लेके आते हैं स्वास्थ्य के ऊपर, उसकी प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस को कैसे, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस को कैसे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आगे वैश्विक रोग भार, देखो वर्ड क्या है, वैश्विक रोग भार, जिसको हम जीबीडी कहते हैं, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, शायद ये इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भारतीय चिकित्सा की 6 प्रणालियों में भेद कीजिए। 6 में आपको लिए हिंट है, ये आपके आयुष की बात कर रहा है, जिसमें आपने आयुर्वेद, योग, सिद्धा, यूनानी ये सब पढ़ा था ना, वो उनकी बात कर रहा है, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास है वो आपका है आर्थिक समृद्धि। देखो कितना प्यारा वर्ड है, आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, और सतत विकास। सतत को देखो जरूरी नहीं सतत लिखा हुआ है, ये स्थायी भी लिखा हुआ हो सकता है, क्या आ सकता है, स्थायी। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास तथा सतत विकास में क्या अंतर है, क्लियर है। देखो अभी पहले मैंने 4-5 मिनट की जो वीडियो रिकॉर्ड करी है, फिर दोबारा मैं भी एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर उसमें आवाज नहीं आती है, फिर कोई दिक्कत आती है, तो मैं फिर ये जो साइन है वो ऐसे रहने दूंगा, क्लियर है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता पर्यावरण को कैसे, भारत में निर्धनता पर्यावरण अवक्षय को कैसे प्रेरित करते हैं, मतलब भारत में जो निर्धनता है वो पर्यावरण अवक्षय को कैसे प्रभावित या प्रेरित करती है, ठीक है। और आप किस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, सॉरी, जिसने कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, उसको पर्यावरण संकट के बारे में बताओगे, क्लियर है। यानी देखो हमारे पास 4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला, हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियां क्या है, हम स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, वैश्विक रोग भार क्या है, और भारतीय चिकित्सा की 6 प्रणालियों में भेद कीजिए। उसके अलावा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास तथा सतत बोलो या स्थायी बोलो, विकास में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा भारत में निर्धनता पर्यावरण अवक्षय को कैसे प्रेरित करती है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप किस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के सामने जिसने कभी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, उसको पर्यावरण संकट की अवधारणा के बारे में बताओगे, पर्यावरण संकट के बारे में बताओगे कैसे, ठीक है ना। तो इन सभी में सबसे अच्छा जो क्वेश्चन अभी तक लगा बच्चे वो एक ये वाला है, ठीक है ना। एक ये वाला क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता तथा ओजोन अपक्षय शब्द की व्याख्या करें, ठीक है ना। तो इस टाइप का ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने और आपको लिख करके दे दिए, ठीक है ना। मेरे से अच्छी हिंदी आपकी है मुझे पता है, ठीक है ना। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन करें और अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ें। 10 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको और दे देता हूं, क्लियर है। फटाफट से नोट डाउन करें। और याद रखना एक और चीज, जो भारत चीन पाकिस्तान वाला चैप्टर है उसमें कोशिश करना बेटा केस स्टडीज, बुक में अगर आपकी केस स्टडी अवेलेबल है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको प्लीज पढ़ के जाएं, क्योंकि भारत चीन पाकिस्तान में केस स्टडी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये आपको याद रखना होगा, क्लियर है। वैसे ये कहीं नहीं लिखा हुआ किसी वहीं से आना चाहिए, केस स्टडी तो कहीं भी, जो वैल्यू बेस्ड टाइप का होता है ना वो तो कहीं भी बन सकता है क्वेश्चन, बट कोशिश करो भारत चीन पाकिस्तान वाले को तो जरूर पक्का करो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं साउंड भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन आपको देने हैं। देखो मैंने आपको एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी थी, और उसके बाद मैंने अभी इंडियन इकोनॉमिक्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको, जो वीडियो है आपको दे दी है। अब 2 वीडियो मैं आपको और देने वाला हूं, मैंने बताया था, जिसमें एक होगा आपका मध्यवर्ती अंतिम वस्तुओं के बीच में, ठीक है ना, कि आपको पहचानना पड़ेगा कि वो मध्यवर्ती है या अंतिम वस्तु है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको टेंशन मत लो, ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठाऊंगा, सीबीएसई के साइड से उठाऊंगा, और वो क्वेश्चंस कराऊंगा। कि कई बार क्या होता है, बच्चे आसान वाले पॉइंट्स तो समझ जाते हैं कि मध्यवर्ती है या फिर अंतिम है, मगर वहीं पे क्वेश्चन अगर थोड़ा बढ़ चढ़ के आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है, क्लियर है। तो वो हमें सॉर्ट आउट करना है। और उसके अलावा एक राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल होगा या नहीं होगा, जिसमें दूतावास वाला पॉइंट हमारा मेन टारगेट रहेगा समझने का, क्लियर हो गया। तो ये अभी हमें 2 वीडियो और प्रोवाइड करनी है, बस फटाफट से माइक सही हो जाए, ठीक है ना। चलो अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने माइक इसलिए लगा रखा है कि अब तक कहीं बीच में कनेक्ट हो जाए अपने आप, तो थोड़ा और वॉइस क्या क्लियर आ जाएगी आपके पास। लास्ट के 5 क्वेश्चन हमें करने, ठीक है। देखो क्या क्या हमारे पास, और एक चीज बेनिफिट वाली बात पता क्या है, मैंने आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिस्ट दिए ना वो चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन दिए, तो इसको आपको ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गया ना। आगे लिखा हुआ पर्यावरण के 4 प्रमुख मुद्दों का वर्णन करें। अब ये 4 प्रमुख मुद्दे है क्या, जैसे मैंने बताया था ना, भूमि की अवनति हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भूमि किस तरह से अपने अंदर समाहित करती है या बहुत दिक्कत खाती है समाहित करने में ना, तो वो पॉइंट्स पढ़ाए थे, वो यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको।
ठीक है ना। उसके अलावा साथ ही वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन करो। अब ये वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन का मतलब है कि वर्तमान में जो पर्यावरण संकट आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो आप इसमें बोल सकते हो लगातार गाड़ियां जो है, परिवहन के संसाधन जो है या साधन जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट हो गया, इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। शहरीकरण जो आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये सब यहाँ पे केसेस हो सकते हैं, इसके मतलब पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉजेस। तो पर्यावरण के 4 प्रमुख मुद्दों का वर्णन कीजिए, साथ ही वर्तमान पर्यावरण संकट का वर्णन कीजिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, साथ साथ में आपको थोड़ी बहुत हिंट दे रहा हूं मैं। उसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो भारत तथा पाकिस्तान की तुलना में जो चीन का जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद है वो कैसे अलग है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, बहुत आसान से पॉइंट्स आपको इसमें कवर करने होंगे। अगला है विकास के स्वतंत्रता संकेतक क्या है, आपसे इसके उदाहरण भी पूछ सकता है। तो विकास के स्वतंत्रता संकेतक आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा मानव विकास के किन्हीं 5 संकेतकों का उल्लेख कीजिए। जो हमने एचडीआई पढ़ा था ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, उसी में से कोई सी 5 आप यहाँ पे लिख देना। क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारे पास, पाकिस्तान में धीमी समृद्धि तथा निर्धनता के पुनरुत्थान के कारण बताएं। अब ये क्या चीज है, देखो इसमें आप ये लिख सकते हो जैसे कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट राजनीतिक अस्थिरता है जिसके कारण दिक्कत होती है। पाकिस्तान ने कृषि पे ढंग से काम नहीं किया जिसके कारण दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान ज्यादातर अस्थिर निर्यातों पर डिपेंड रहा है। अस्थिर मतलब कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। अस्थिर अस्थायी टाइप के निर्यातों पे क्या है वो डिपेंड रहा है, जिसके कारण दिक्कत आई है इसकी अर्थव्यवस्था को। साथ ही साथ आप ये लिख सकते हो कि ये क्या है, भारत भारत के बाहर के क्या विदेशी संपत्ति पे ज्यादा क्या है निर्भर रहता है कि बाहर वाला आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये चीज गलत है, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट्स आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। उसके अलावा चीन, पाकिस्तान और भारत के मुख्य जनांकीय संकेतकों का उल्लेख कीजिए। इसमें आप जनांकीय वाले पॉइंट्स लिख सकते हो और साथ में वो एक शिशु नीति थी ना, वो वन चाइल्ड पॉलिसी, वो आपको पढ़नी होगी, इसके अंदर ही आएगी वो, ठीक है ना। तो प्लीज इसे कवर अप करें। साथ ही साथ याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में कोई डायग्राम पूछता है, कर्व पूछता है, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स से करवाते हैं, तो आपको याद रखना कर्व को एक्सप्लेन भी करना होगा, ठीक है। कर्व को एक्सप्लेन करने का मतलब है जैसे आपने एडीएएस का कर्व बनाया यानी समग्र मांग समग्र पूर्ति का कर्व बनाया और दिखाया कि ये आपका एडी है, ये आपका एएस है, जहां पे कट किया इन्होंने वहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया यानी संतुलन की अवस्था हो गई। तो आप बताओ ना कि उपरोक्त, पहले चित्र बनाओगे, पहले चित्र बनाना है, उसके बाद बताना उपरोक्त चित्र में एक्स एक्सिस पर आपने इसको रखा है, वाई एक्सिस पर आपने इसको रखा है, ठीक है, जो भी आप रखोगे, क्लियर है। उसके बाद एडी यहाँ पे समग्र मांग है, एडी यहाँ पे एएस यहाँ पे समग्र पूर्ति है, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या जो भी बोलते हैं हिंदी में काटते हैं, जो भी हुआ वहां पे आपका संतुलन की अवस्था होती है। अब मान लो आपको डिमांड कम करनी है, फिर आपने क्या करा, एडी को एडी1 की ओर ले गए। जब आप एडी को एडी1 की ओर खिसकाव किया तो इससे ये देखने को मिला, क्या वो क्या न्यून मांग की स्थिति देखने को मिली, क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होता है। यानी चित्र को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चित्र में आपने किया है उस ग्राफ को आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग यहीं से रहेगी, एक्स पे क्या बताया आपने, वाई पे क्या बताया, उसके बाद चित्र में जो भी किया थोड़ा बहुत जरूर लिखना। 4 लाइन लिखो, 5 लाइन लिखो या 6 लाइन लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट लिखना जरूर। क्योंकि अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं डायग्राम अच्छे से अच्छा बना के आ जाऊंगा बट उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको प्रॉपर समझाना होगा। जैसे मान लो न्यून मांग का क्वेश्चन है तो न्यून मांग लिखा, क्या होता है, उसके कारण पूछा तो कारण भी लिखा, डायग्राम बनाया, डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया, समझ में आता है। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, क्लियर, मतलब तरीका होता है करने का, क्लियर होता है। मैंने आपको 15 क्वेश्चंस दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, आपको ये पढ़ने चाहिए। और साथ साथ मैं बता चुका हूं भारत चीन पाकिस्तान वाले से आपको क्या करना है, वहां से आपको कोशिश करो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यानी जो केस बेस्ड स्टडी टाइप के होते हैं वो आपको करने चाहिए, उस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन खत्म, क्लियर है। अभी मैं आपको 2 वीडियो और दूंगा थोड़े टाइम में, ठीक है ना। पहले थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाए, वॉइस शायद आपको क्लियर आए ना आए मुझे नहीं पता इसमें थोड़ा सा, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑडिबल है, डायरेक्ट मोबाइल आवाज कैच कर रहा है क्योंकि इस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना। तो फटाफट से इन्हें याद कर लीजिए और पेपरों की बच्चे तैयारी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।